नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट यानी उपग्रहों के विकास के इतिहास के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं एक और अन्य टॉपिक की, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा अथवा विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जी और रेडिएशन। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है उसे दो प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है यानी कि बताया जा सकता है। एक तो तरंग यानी वेव्स और दूसरा है आपका फोटोन। ठीक है, तो जब उत्सर्जित ऊर्जा, कौन सी उत्सर्जित ऊर्जा? जो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा है, इसे हम उत्सर्जित ऊर्जा कह रहे हैं। तो जब उत्सर्जित ऊर्जा लघु प्रकाश अंश को वहन करती है तो इसे फोटोन कहते हैं। यानी जो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा है, जब ये लघु प्रकाश यानी छोटे छोटे अंशों में चलती है तो इसे हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक है, तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश ऊर्जा के साथ सीधी रेखा से विचरण करता है। यानी कहने का मतलब है कि जो तरंग सिद्धांत है उसके आधार पर जो प्रकाश है वह ऊर्जा के साथ सीधी रेखा से विचरण करता है। यानी प्रकाश ऊर्जा के साथ कुछ इस प्रकार से विचरण करता है। प्रकाश के दो मुख्य दोलन घटक हैं। कौन है? विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा। यानी प्रकाश दो प्रकार से दोलन करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी। सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा तथा चुंबकीय ऊर्जा के बीच निरंतर यानी कॉन्स्टेंटली परिवर्तन करती हुई विचलित करती है। यानी कहने का मतलब है कि सूर्य से जब सूर्य ऊर्जा निकलती है तो वह विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा के बीच में ही परिवर्तन इनका होता रहता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम विद्युत चुंबकीय ऊर्जा भी कहते हैं। तो सब आप समझ गए होंगे कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा क्यों कहते हैं। क्योंकि जो सूर्य से निकलने वाली सौर ऊर्जा है वह विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा के मध्य परिवर्तित होती रहती है, इसीलिए इसे विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। ये दोनों ऊर्जा के घटक यानी विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा के घटक निरंतर धनात्मक विद्युत ऊर्जा एवं उसी क्षण ऋणात्मक चुंबकीय ऊर्जा से अंतःक्रिया करती हुई संचालित होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब विद्युत ऊर्जा धनात्मक होती है तो चुंबकीय ऊर्जा ऋणात्मक होती है, और जब विद्युत ऊर्जा ऋणात्मक होती है तो चुंबकीय ऊर्जा धनात्मक होती है, और इन्हीं के बीच में ये अंतःक्रिया होती रहती है। ठीक है, यहाँ पर इस दो चित्र के माध्यम से दोस्तों आपको E यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी, M यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी को दिखाया गया है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य यानी क्रमिक तरंग शीर्षों के बीच की दूरी, यानी एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है, तो इनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं, यानी वेव लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। C यानी एक निश्चित बिंदु का वेग, यानी जो आपको ये सीधी लाइन दिख रही है बीच में, ये एक निश्चित बिंदु का वेग है। वेलोसिटी ए फिक्स्ड पॉइंट इसको दिखा रहा है। V बराबर है आवृत्ति, V का मतलब है आवृत्ति, एक निश्चित बिंदु से गुजरने पर प्रति सेकेंड वक्रों की संख्या। ठीक है, यानी कि अगर हम इस पॉइंट को ले लें तो प्रति सेकेंड जो वक्र गुजर रहे हैं यानी चक्र, जो इस प्रकार के जो चक्र हैं ये कितने एक सेकेंड में गुजर जाते हैं, इन्हें हम आवृत्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
विद्युत चुम्बकीय विकिरण जिसे EMR यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन आकार में प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करती है। संपूर्ण EMR ऊर्जा प्रकाश की गति से, यानी जो संपूर्ण ऊर्जा है वह प्रकाश की गति से दूरी तय करती है, जो करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो जो ऊर्जा है दोस्तों आपकी, वो प्रकाश की गति से आगे बढ़ती है, जिसकी गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसी तरह सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। यानी कि अगर आप ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो यह सूर्य से जो प्रकाश निकल कर के पृथ्वी तक आता है, इसे टाइम लगता है 8 मिनट और 20 सेकेंड का। ठीक है। इसके बाद है विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का संचरण यानी प्रोपैगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जी। दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा गतिमान होती है। यह तरंगों के रूप में प्रकाश वेग से संचरण करती है। ठीक है। तरंग आपको पता है कुछ इस प्रकार चलती है, और प्रकाश यहाँ पहले भी बताया गया है कि सीधी रेखा में गमन करता है। तो जो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा है वह तरंगों के रूप में प्रकाश वेग से संचरण करती है। प्रकाश वेग मतलब कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड इस गति से गमन करती है, और वो तरंगों के रूप में, यानी इस प्रकार। यानी कहने का मतलब है कि विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा कुछ इस प्रकार से 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से गमन करती है। इनमें 2 तरह की तरंगें होती हैं, यानी विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा में 2 तरह की तरंगें होती हैं। एक होती है ज्यावक्रीय विद्युत तरंग यानी सिनुसॉइडल इलेक्ट्रिक वेव्स, और ज्यावक्रीय चुम्बकीय तरंग यानी सिनुसॉइडल मैग्नेटिक वेव्स। दोस्तों, इस चित्र में दिखाया गया है आपको फिर से एक बार कि ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाली, और मैग्नेटिक फील्ड है आपकी ये वाली। ठीक है। तो जिन तरंगों का जो वक्र होता है वो लगभग एस के आकार का होता है। किस प्रकार का? लगभग एस के आकार का होता है, वो होती हैं आपकी विद्युत तरंगें। ठीक है। और जिन तरंगों का जो आकार है वो एक लूप के आकार का होता है। किस आकार का? लूप के आकार का होता है, वो होती है आपकी मैग्नेटिक तरंगें। ठीक है। और प्रोपैगेशन डायरेक्शन यानी कि विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के गति करने की दिशा को दिखाया गया है। वेवलेंथ आपको बताई है कि 2 शीर्ष के मध्य की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है। दोस्तों, इन तरंगों के रूप में गति करने वाली ऊर्जा को विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा कहा जाता है। किन तरंगों के रूप में? ये तरंग के रूप में, यानी विद्युत और चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्रकाश की गति से जो तरंगें गति करती हैं वो आपकी विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा कहलाती हैं। और ये सभी एक दूसरे के साथ ही साथ समकोण पर होती हैं। ठीक है। और तरंग दिशा की तरफ से भी समकोण बनाती हैं। विद्युत तरंगें तरंग दिशा की तरफ गतिशील होती हैं, जिसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग की विद्युत तरंग ई अक्षर से, यानी कि जो विद्युत तरंग है उसे ई अक्षर से डिनोट किया जाता है, और चुंबकीय तरंग को एम अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। कोई भी प्रकाश किरण जब प्रकाशिक के द्वारा संचरण करती है तो तरंग की तरह व्यवहार करती है। वह प्रकाश की गति से नियमों का पालन करती है। ठीक है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के समस्त प्रदेशों
तथा उनके प्रभागों में ऊर्जा संचरण का एक समान नियम पारित होता है। अभी हम देखेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है। विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा जब किसी पदार्थ से मिलती है तो यह उसके साथ अन्योन्य क्रिया से कुछ ऐसा व्यवहार करती है जैसा कि उसकी रचना ऊर्जा तथा संवेग के गुणों से हुई है। मान लीजिए कोई पदार्थ है और जब विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा इससे टकराती है तो यह उसके साथ क्रिया करने लगती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है, यानी उसके व्यवहार से लगता है जैसे वह ऊर्जा और संवेग के गुणों से मिलकर बना है ये पदार्थ। ठीक है, के गुण रखने वाले विभिन्न घटक पिंडों यानी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीज एवं फोटानों के मिलने से बनी है। इस तरह फोटानों और पदार्थों के संपर्क से विद्युत संकेत मिलते हैं। किनके मिलने से? फोटान और पदार्थों के संपर्क से विद्युत संकेत मिलते हैं। इन विद्युत संकेतों को सुदूर संवेदन में संवेदक के माध्यम से अंकन किया जाता है। दोस्तों आपको संवेदक बताए भी थे। ये मान लीजिए सूरज है आपका, ये पृथ्वी है। सूर्य से निकलने वाली जो तरंगें हैं वो पृथ्वी से टकराती हैं और परिवर्तित होकर ऊपर बढ़ती हैं। यहाँ पर एक वायुयान होता है, इसमें एक कैमरा लगा होता है और ये कैमरे को ही हम क्या कहते हैं? संवेदक कहते हैं, यानी सेंसर बोलते हैं। और ये परिवर्तित प्रकाश को यही सेंसर ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि एकत्रित कर लेता है। संवेदक विद्युत संकेतों को अंकीय यानी डिजिटल रूप में लेते हैं, जिनके माध्यम से दोस्तों जो संवेदक होते हैं वे विद्युत संकेतों को अंकीय, यहाँ पे ये मिस्टेक है, अंकीय रूप में लेते हैं, जिनके माध्यम से प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। यानी अंकीय रूप से लेने के बाद उनकी इमेज तैयार की जाती है। ठीक है, इस चित्र में फिर से वही आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिक यानी विद्युत ऊर्जा क्या है, मैग्नेटिक क्या है, आवृत्ति क्या होती है, बिंदु का वेग क्या होता है और तरंग दैर्ध्य क्या होती है। यही सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो जो इस प्रकार की खड़ी लाइनों वाला क्षेत्र है ये आपका विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और जो आपका इस तरह की लाइनों वाला क्षेत्र है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद है विद्युत चुंबकीय विकिरण की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहली विशेषता इसकी है तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ। वेवलेंथ अभी आपको बताई थी। मान लीजिए कोई तरंग है तो इन तरंगों में जो दो शीर्ष के मध्य की दूरी है, ये दो शीर्ष के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंग एक संपूर्ण कंपन के समय जितनी दूरी तय करती हैं, जितनी दूरी करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तरंग दैर्ध्य को ग्रीक भाषा के लैम्बडा शब्द, यहाँ पे लैम्बडा चिन्ह आपको दिखाया गया है, लैम्बडा का लगभग उल्टा वाई, ये लैम्बडा का चिन्ह है। इस शब्द से इसे दर्शाते हैं तरंग दैर्ध्य को, और इसे नापने की इकाई वही होती है जो कि दूरी नापने की इकाई है, जैसे माइक्रोन, सेंटीमीटर और मीटर। यानी तरंग दैर्ध्य को भी माइक्रोन, सेंटीमीटर व मीटर में ही मापा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये चिन्ह लैम्बडा से प्रदर्शित है और कहते क्या है? तो दो शीर्ष के मध्य की जो दूरी है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ दोस्तों तरंग दैर्ध्य मापने की इकाइयों को दिखाया गया है, तो इसे आप देख सकते हैं। किलोमीटर, इसका चिन्ह जो होता है वो km लिखा जाता है, और मीटर अगर लघु रूप में कहा जाए तो 1000 मीटर, या इसे हम 10 की पावर 3 भी लिखते हैं। ठीक है, मीटर इसे m से प्रदर्शित किया जाता है और 1 मीटर को हम 10 की पावर 0 से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार सेंटीमीटर,
इसे cm लिखा जाता है और 0.01 मीटर यानी इसे 10 की पावर -2 से प्रदर्शित किया जाता है। मिलीमीटर को mm कहते हैं और 0.001 मीटर या इसे 10 की पावर -3 से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार आपका माइक्रोमीटर है, इसे um से प्रदर्शित करते हैं और 0.00000 यानी 5 बार 0 और 1 m से प्रदर्शित करते हैं और इसे 10 की पावर -6 भी लिखते हैं। इसी के अलावा नैनोमीटर है, इसे nm से प्रदर्शित करते हैं और इसके लिए 33628 यानी 8 दशमलव के बाद 0.80 और 1 से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा 10 की पावर -9 भी लिखा जाता है नैनोमीटर को। ठीक है, तो ये सभी विद्युत तरंग को मापने की इकाइयाँ हैं। इसके अलावा जो अगला है वो है आपका तरंग आवृत्ति यानी वेव फ्रेक्वेंसी। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि मान लीजिए ये एक रेखा है, ठीक है, और एक तरंग इधर से गुजरती है, ठीक है, तो इस रेखा से प्रति सेकंड कितनी तरंगें निकल जाती हैं, यानी कितनी तरंगें का मतलब है इस तरंग के कितने चक्र निकल जा रहे हैं प्रति सेकंड, उसी को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग प्रति सेकंड में जितना कंपन करती है उसे तरंग आवृत्ति कहा जाता है। इसको नापने की इकाई प्रति सेकंड अथवा हर्ट्ज है, यानी आवृत्ति को किस में मापा जाता है, प्रति सेकंड या हर्ट्ज में मापा जाता है। और तरंग आवृत्ति को ग्रीक भाषा के न्यू अक्षर से दर्शाते हैं। किस अक्षर से दर्शाते हैं, न्यू अक्षर से दर्शाते हैं। यहाँ पे तरंग आवृत्ति को मापने की इकाइयाँ दिखाई गई हैं। हर्ट्ज जिसे Hz से प्रदर्शित करते हैं और इसकी आवृत्ति 1 मानी जाती है। किलो हर्ट्ज इसे kHz से प्रदर्शित करते हैं और इसे 10 की पावर 3 से भी प्रदर्शित करते हैं। मेगा हर्ट्ज इसे mHz से प्रदर्शित करते हैं और इसे 10 की पावर 6 भी लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार गीगा हर्ट्ज जिसे GHz लिखते हैं, ये 10 की पावर 9 से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला है वो है आपका तरंग वेव्स, तरंग वेव यानी वेव वेलोसिटी। कोई भी तरंग प्रति सेकंड में जो दूरी तय करती है उसे तरंग चाल अथवा तरंग वेग कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए तरंग आपकी ऐसे चल रही है तो ये प्रति सेकंड कितनी गति तय करती है, कितनी दूरी तय कर रही है, उसे हम तरंग चाल या वेग कहा जाता है। चूँकि विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश की चाल से चलता है और प्रकाश की चाल हमने बताई थी आपको 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये प्रकाश की चाल है। तो विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है वो प्रकाश की चाल से चलता है, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी प्रकाश की वेग ही कहा जाता है। निर्वात रूप से चलने पर प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 0 प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, अलग अलग घनत्व वाले माध्यम से संचरण करने पर वेग में भिन्नता उत्पन्न होती है। यानी मान लीजिए एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, जब कोई तरंग इधर से गुजरेगी तो इसके संचरण में यानी इसकी गति में भी परिवर्तन आएगा। ठीक है, जैसे एक पदार्थ ठोस है और एक मुलायम है, तो ठोस पदार्थ से जब कोई तरंग गुजरेगी तो इसकी गति धीमी हो जाएगी, जबकि मुलायम चट्टान से जब गुजरेगी तो इसकी गति बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि जो तरंग दैर्ध्य है, आवृत्ति है और वेग है, इनमें संबंध क्या है, यानी रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। इनका जो दोस्तों संबंध है एक दूसरे से, उसे निम्न सूत्र के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। और सूत्र है वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, कोष्टक के अंदर है c
बराबर v इंटू लैम्बडा। यानी कि इसी को ऐसे ही बताया गया है कि जो इनका संबंध है वह है वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, या इसे लिख सकते हैं हम c बराबर v इंटू लैम्बडा। ठीक है, v का मतलब यहाँ पे आवृत्ति से है, c का मतलब यहाँ पे वेग से यानी वेलोसिटी से है, और लैम्बडा का मतलब यहाँ पे तरंग दैर्घ्य से। ठीक है, तो ये इनका संबंध है। उदाहरण के लिए अगर हम दृश्य स्पेक्ट्रम यानी विजिबल स्पेक्ट्रम यानी 4 इंटू 10 5 सेंटीमीटर से 7.6 इंटू 10 5 सेंटीमीटर तक है तो इसकी आवृत्ति इकाई में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे निम्नलिखित माध्यम से भी समझा जा सकता है। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से दोस्तों तरंग दैर्घ्य आवृत्ति के मध्य संबंध को दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी तरंग दैर्घ्य की दूरी है, हमने पहले भी बताया था। दो शीर्ष के मध्य का जो भाग है वो तरंग यानी वेव लेंथ बताता है। ठीक है, इस तरफ आयाम यानी एम्पलीट्यूड दिखाया गया है। ठीक है, ये आपकी जो एक रेखा है ये आपका एक शीर्ष है, शीर्ष दिखाया गया है। ठीक है, इस प्रकार जो दोस्तों दृश्य स्पेक्ट्रम को आवृत्ति की इकाई 7.5 इंटू 10 की पावर 14 Hz से 3.9 इंटू 10 की पावर 14 HD में प्रदर्शित किया जा सकता है। नोट यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश का जो वेग है यानी c है वह 3 इंटू 1010 यानी कि 1010 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड सदैव स्थिर रहता है। ठीक है, यानी यहाँ पे प्रकाश का वेग जो आपको पहले भी बताया गया था कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 10, हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 10 की पावर 10। ये हमेशा स्थिर रहता है यानी इसी गति से प्रकाश गति करता है। इसके बाद है विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्रोत, कि ये जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है वह आती कहाँ से। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो दोस्तों विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो आपका सूर्य है। ठीक है, समस्त जो दोस्तों पदार्थ हैं आपके वे शून्य से अधिक निरपेक्ष तापमान के साथ विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को प्रसारित किया करते हैं। निरपेक्ष तापमान को परंपरागत रूप से केल्विन के रूप में मापा जाता है। यहाँ पे निरपेक्ष तापमान कहने का मतलब है जो सूर्य के प्रकाश से टेम्परेचर बनता है वो आपका निरपेक्ष तापमान होता है और इसे हमेशा केल्विन में मापा जाता है। पृथ्वी के धरातल का जो वैश्विक औसत तापमान है वह है 288 के, यानी पृथ्वी के धरातल का वैश्विक औसत तापमान 288 केल्विन है। ठीक है, और पृथ्वी पर किसी वस्तु का तापमान औसत से हटकर व्यवहार करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये अगर पृथ्वी है तो इसका जो ये धरातल है इसका तो 288 केल्विन है औसत तापमान, लेकिन इनमें जो बहुत सारी वस्तुएं हैं इनका तापमान इससे हटकर होता है। ठीक है, यही बात कही गई है। इसीलिए पृथ्वी की धरातलीय आकृतियां विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को उत्सर्जित किया करती हैं। ठीक है, सूर्य की जो बाह्य सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री केल्विन है। कितना है? सूर्य की जो बाह्य सतह है उसका तापमान लगभग 6000 केल्विन है। दोस्तों सौर मंडल के अंतर्गत हमने सूर्य के बारे में चर्चा भी की थी आपसे, काफ़ी सारी सूर्य की परतों के बारे में बताया था। ठीक है, उसके ऊर्जा का सोर्स क्या है, यानी सूर्य में ऊर्जा कहाँ से बन रही है, उसके तापमान का सोर्स क्या है ये भी बताया था। तो अगर आपने सौर मंडल वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। ठीक है, सूर्य अपनी ऊर्जा का 44% प्रकाश के रूप में प्रसारित करता है
और 48% अवरक्त विकिरण के माध्यम से प्रसारित होता है। ठीक है, कितना? 44% प्रकाश के रूप में और 48% अवरक्त विकिरण के रूप में। सूर्य प्रायः ब्लैक बॉडी है, इसीलिए एक तारा भी है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लैक बॉडी क्या होता है ये भी जान लेते हैं, क्योंकि सूर्य भी एक ब्लैक बॉडी है। तो कोई भी वस्तु 100% विकिरण को अवशोषित करती है, अथवा जो वस्तु 100% विकिरण को यानी रेडिएट करती है यानी विकिरित करती है, उन दोनों को ही ब्लैक बॉडी कहा जाता है। चूँकि सूर्य से पूर्ण ऊर्जा को विकिरित करता है, यानी जो सूर्य है वो पूरी ऊर्जा को विकिरित कर देता है, इसीलिए इसे ब्लैक बॉडी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो वस्तुएं हैं आपकी। एक वस्तु पर जब विकिरण आती है तो ये सारे विकिरण को ऑब्जर्व कर लेती है, यानी कि अपने में समा लेती है, तो वो क्या है? ये भी ब्लैक बॉडी है। और एक वस्तु ऐसी है जो अपने अंदर जो ऊर्जा है वो 100% बाहर निकाल देती है, तो वो भी क्या है? आपकी ब्लैक बॉडी है। क्योंकि सूर्य अपने अंदर की सारी ऊर्जा यानी सारा विकिरण बाहर निकालता है, इसलिए ये एक ब्लैक बॉडी है। ठीक है, किसी भी ब्लैक बॉडी के माध्यम से ऊर्जा प्रसारित होती है, इसे ब्लैक बॉडी विकिरण भी कहते हैं। एक ब्लैक बॉडी में अनेक तापमान हो सकते हैं। इसका तापमान उसके विकिरण के प्रचलित तरंग दैर्ध्य के निर्धारण से होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य से निर्धारण से होता है। कोई भी वस्तु दोस्तों जितना प्रकाश उत्सर्जित करती है उसके अंदर उतना ही ज़्यादा तापमान होता है, ये आपको याद रखना है। जब कोई ब्लैक बॉडी 127 केल्विन यानी 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म हो जाती है तो उसका प्रकाश उत्सर्जकता प्रचंड होती है, यानी उससे निकलने वाला प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है। कब? जब उसका 127 केल्विन या 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो जाती है। यह जो प्रचंडता है यानी प्रचंडता हो जाती है, तो यह प्रचंडता लाल, नारंगी, पीला, सफ़ेद के माध्यम से, ये आपको कलर याद रखने हैं। जब कोई वस्तु जब 127 केल्विन या 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो जाती है तो लाल, नारंगी, पीला व सफ़ेद के माध्यम से नीलिमा यानी ब्लू के खत्म होने से पूर्व तक होती है। ठीक है, इसके पश्चात आगे उत्सर्जकता अल्ट्रावायलेट विकिरण की बढ़ती हुई मात्रा को शामिल करती है। यानी अगर इससे ज़्यादा अधिक तापमान हो गया अगर 1000 डिग्री सेल्सियस से, तो वो किस में परिवर्तित हो जाती है? अल्ट्रावायलेट विकिरण में। ठीक है, सफ़ेद रंग विशिष्ट होता है जिसमें रंग तो नहीं होते लेकिन रंगों का पूरा विभ्रम होता है। ठीक है, 6000 केल्विन पर एक ब्लैक बॉडी समस्त दृश्य तरंग दैर्ध्य पर एक समान विकिरण ऊर्जा को प्रसारित करती है, यानी उसके पास जो होता है वो सब पूरी ऊर्जा दे देती है। अत्यंत तापमान लघु तरंग दैर्ध्य के साथ विकिरण का उच्च योगदान की भांति है। विकिरण गहनता तापमान की बढ़ती मात्रा के साथ बढ़ती जाती है, यानी कि जो विकिरण है उसकी गहनता यानी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। किसके साथ? तापमान बढ़ने के साथ साथ। रंग हमें तापमान की जानकारी प्रदान करते हैं। अब आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि रंग किसका सूचक है? तो तापमान का सूचक है। रंग हमें तापमान की जानकारी प्रदान करते हैं, वह किसी वस्तु में निहित तापमान की मात्रा को भी बताते हैं। अगर हम एक ऐसा संवेदक यानी सेंसर बनाएं जो हम अनेक तरंग दैर्ध्य पर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की संसूचन करने में समर्थ हो यानी रिकॉर्ड करने में समर्थ हो, तो हम सुदूर संवेदन में इसका प्रयोग आसानी पूर्वक कर सकते हैं और भिन्न भिन्न वस्तुओं के तापमान का आकलन आसानी से कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए एक सेंसर है, ये आपकी पृथ्वी है,
यहाँ पे एक वस्तु ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब इनसे जो निकलने वाली तरंगें हैं वो अलग अलग तापमान की हैं। मान लीजिए ये जो निकल रही है ये 8 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है, ये जो निकल रही है इसका 6 है, इसका 5, ये 4 और इसका 3। अगर ऐसा संवेदक हो यानी सेंसर हो जो ये अलग अलग तापमान वाली तरंगों को रिकॉर्ड कर सके तो हम नीचे वाली वस्तु को आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ऐसा वृहत स्पेक्ट्रम जिसमें कॉस्मिक किरणों से लेकर रेडियो तरंगों तक यानी रेडियो वेव्स के समस्त तरंग दैर्ध्य होते हैं उसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। किससे लेकर? कॉस्मिक तरंगों से लेकर के रेडियो तरंगों के जो तरंग वेवलेंथ होती हैं उसे हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस पर पराबैंगनी, इससे जो ये स्पेक्ट्रम है इस पर बैगनी यानी वायलेट, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, कितने कलर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 दिखाई देते हैं। यानी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कितने? 7 कलर दिखाई देते हैं। यही वजह है कि इसे दृश्य स्पेक्ट्रम यानी विजुअल स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल रंग की सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य होती है, यानी सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है? लाल रंग की। तथा बैंगनी रंग की सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। रेड जो कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा यानी प्लस होती है, और जो बैंगनी आपका है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, यहीं पे आवृत्ति बदल जाएगी दोस्तों। रेड कलर की जो आवृत्ति है यानी जो फ्रेक्वेंसी है वो सबसे कम होती है, और जो बैंगनी रंग है उसकी फ्रेक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम मात्र लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक ही सीमित नहीं है, अपितु ये लाल रंग से ऊपर व बैंगनी रंग से नीचे भी अधिकाधिक विस्तार में फैला हुआ है। दोस्तों अब विस्तार में फैला हुआ है, और ये भाग नेत्रों से नहीं दिखाई देते, जिन्हें अदृश्य स्पेक्ट्रम यानी इनविजुअल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे। दोस्तों जो विजुअल स्पेक्ट्रम है आपका उसमें 7 कलर होते हैं, रेड से लेकर के बैंगनी तक। ठीक है, लेकिन जो आपका इन विजुअल स्पेक्ट्रम यानी जो IS है वह रेड से नीचे, रेड से अधिक ऊपर भी होता है और बैंगनी से नीचे भी होता है, यानी इन 7 कलरों से भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि ये हमारे आँखों से नहीं दिखाई देता। लाल रंग के ऊपर बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले भाग को अवरक्त स्पेक्ट्रम यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, एवं बैंगनी रंग से नीचे यानी छोटी तरंग दैर्ध्य वाले भाग को पराबैंगनी स्पेक्ट्रम यानी अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, यानी अभी हमने जो कहा कि विजुअल जो स्पेक्ट्रम है वो 7 रंगों में विभाजित है, लाल से लेकर के बैंगनी तक। ठीक है, तो जो लाल रंग है, लाल रंग से जो इस तरफ वाले रंग होंगे उनका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, और जो बैंगनी से नीचे वाले जो स्पेक्ट्रम होंगे उनका तरंग दैर्ध्य कम होगा, जाहिर सी बात है। तो लाल वाले यानी कि जिनका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है इन्हें हम क्या कहते हैं? अवरक्त स्पेक्ट्रम यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कहते हैं, और जो बैंगनी से नीचे वाला पार्ट है उसे हम पराबैंगनी स्पेक्ट्रम यानी अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, बाद के जो अन्वेषण हुए यानी बाद में जो खोज हुई उससे एक्स किरणों, गामा किरणों व रेडियो तरंगों का भी आविष्कार हुआ। ये समस्त विकिरण
दृश्य स्पेक्ट्रमों सहित हैं। दोस्तों इस चित्र में आपको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को दिखाया गया है। ये एक पूरा का पूरा बैंड दिखाया गया है आपको, यानी कि मान लीजिए आपका सूर्य है, सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं, किरणों का अगर हम एक छोटा सा भाग अगर लें तो वो कुछ इस प्रकार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी तरंगें हैं, यानी एक जो विकिरण है आपका, एक किरण है, उसको अगर जूम करके हम देखते हैं तो उसमें क्या क्या, वह किन किन बैंडों में यानी स्पेक्ट्रमों में विभाजित है। सबसे पहले गामा रेस, इसके बाद है एक्स किरण, अल्ट्रा वायलेट किरण, इसके बाद है आपकी विजिबल यानी कि दृश्य विकिरण, इसके बाद है आपका इंफ्रारेड, इसके बाद इंफ्रारेड को अवरक्त विकिरण कहते हैं, इसको बाद है माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंग, और इसके बाद है रेडियो एवं टेलीविज़न तरंगें। ठीक है, तो जो एक स्पेक्ट्रम है वो कितने भागों में विभाजित है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 भागों में विभाजित होता है एक स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहाँ पे जो दोस्तों समझने वाली बात है कि जो विजुअल होता है आपका वह 3 रंगों में विभाजित होता है, जिन्हें हम प्राथमिक रंग कहते हैं। वो कौन से हैं, ब्लू यानी नीला, ग्रीन यानी हरा और रेड। ठीक है, अभी हमने जो ऊपर बात कही थी ये आपका ब्लू है। ब्लू से जो इस तरफ वाली तरंगें हैं उनकी आवृत्ति कम होगी, फ्रेक्वेंसी दोस्तों ज़्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी आपकी, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट किरणें। ठीक है, और रेड के जो बाद वाली होंगी तरंगें, उनकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंफ्रारेड तरंगें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर भी दोस्तों विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को दिखाया गया है। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ बताई जा रही है आपको, एक्स गामा किरण सबसे पहले, फिर एक्स, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर आपकी ये विजुअल विकिरण क्षेत्र है जो हम अपनी आँखों से देख पाते हैं। ठीक है, इसके बाद है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगें, ये सब चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, इनका वेव लेंथ भी आपको दिखाया जाएगा भी। अब कुछ और चीज़ें एडिशनल जानकारी है वो भी आप देख लीजिए। फोटोग्राफिक पराबैंगनी बैंड यानी अल्ट्रा वायलेट किरणों का जो तरंग बैंड होता है वह 0.03 से लेकर 0.4 UM तक होता है, और जो विजुअल रीजन क्षेत्र है यानी कि जो दृश्य क्षेत्र है उसका होता है 0.4 से 0.7 UM तक। ठीक है, जो अवरक्त प्रदेश है यानी इंफ्रारेड रीजन है उसका होता है 0.7 से लेकर के 100 UM तक। 100 कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट लगा होगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार लिखा होगा, तो अवरक्त प्रदेश जो है उसका होता है 0.7 से लेकर के 1 UM तक। इसके बाद जो परावर्तित अवरक्त बैंड है यानी रिफ्लेक्टेड IR बैंड है या निकट अवरक्त बैंड या नियर IR बैंड है उसका होता है 0.7 से लेकर के 3 UM तक। इसके अलावा एक तापीय अवरक्त बैंड भी होता है, इसका होता है 3.0 से लेकर के 5.0 तक। ठीक है, UM तक, तथा 8 से लेकर के 14 UM तक। इसके बाद है लघु तरंग प्रदेश यानी माइक्रोवेव्स रीजन, इसका होता है, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा होगा दोस्तों, 1 से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, और रेडियो प्रदेश का होता है 30 सेंटीमीटर से अधिक। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है और आपको नोट भी कर लेना है। ठीक है, कि गामा रेस का कहाँ से कहाँ तक बैंड होता है, ये आपका गामा रेस है। ठीक है, ये आपकी एक्स है, ये अल्ट्रा वायलेट है, ये आपकी विजुअल है जो हमारी आँखों के द्वारा दिखाई देती है।
इसके बाद इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड भी दो भागों में बटा हुआ है, रिसेटेड आईआर और थर्मल आईआर, ठीक है। इसके बाद माइक्रोवेव है और रेडियो और टेलीविज़न वेव्स आते हैं। तो ये आपका विद्युत चुंबकीय बैंड है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कुछ ही प्रदेश ऐसे हैं जो कि सुदूर संवेदन के लिए सही हैं। यानी जो अभी आपको स्पेक्ट्रम दिखाया उन सब का इस्तेमाल रिमोट सेंसिंग में नहीं होता। तरंग दैर्ध्य के अनुसार इन्हें दो वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी कि वे तरंग दैर्ध्य जिनका उपयोग रिमोट सेंसिंग में होता है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक प्राकृतिक तरंग दैर्ध्य यानी ऑप्टिकल वेवलेंथ, जिसका मान होता है 0.3 से लेकर के 16 UM तक का प्रदेश। और इसमें आते कौन कौन से हैं? तो दृश्य प्रदेश यानी विजुअल प्रदेश आता है और अवरक्त प्रदेश आता है, यानी कि विजुअल स्पेक्ट्रम और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ये दो क्षेत्र आते हैं। निकट अवरक्त बैंड यानी नियर IR बैंड व मध्य अवरक्त बैंड यानी मिडल IR बैंड शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। इनमें प्रयोग होने वाले संवेदक वायु कैमरे, तापीय क्रमवीक्षक, बहुस्पेक्ट्रल क्रमवीक्षक एवं वीडियो कोन है। इसके बाद है लघु तरंग दैर्ध्य, माइक्रोवेव्स वेवलेंथ। इस तरंग दैर्ध्य जो है यानी इसका तरंग दैर्ध्य 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक होता है। इसमें प्रयोग होने वाला संवेदक रडार है, यानी रडार लघु तरंगों का ही उपयोग करता है। अब देखते हैं पृथ्वी के धरातल पर विकिरण ऊर्जा की अन्योन क्रिया यानी इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द अर्थ सरफेस, इस पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, विद्युत चुंबकीय विकिरण जब पृथ्वी के भिन्न भिन्न पदार्थों जैसे ठोस, द्रव्य, गैस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस भाग पर पड़ता है तो उसे आपतित विकिरण यानी इंसिडेंट रेडिएशन कहा जाता है। यह आपतित विकिरण इन भिन्न भिन्न पदार्थों पर कई प्रकार की अन्योन क्रिया भी करता है। यानी मान लीजिए ये तीन पदार्थ हैं आपके, ठोस यानी ये ऐस हो गया, ये लिक्विड और ये गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये जब विकिरण इनमें पड़ेगा तो इनकी जो अन्योन क्रिया होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। यानी भिन्न भिन्न पदार्थों में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो अलग अलग होती है। पृथ्वी के धरातल के साथ अन्योन क्रिया से विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी EMR की गहनता यानी इंटेंसिटी, प्रसार यानी मैग्नीट्यूड, दिशा यानी डायरेक्शन, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन, प्रावस्था यानी फेज, लक्षणों में विभिन्न प्रकार के मौलिक परिवर्तनों का अनुभव भी किया जाता है। किस वजह से? केवल पदार्थ के बदलने से ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं। इस तरह के परिवर्तनों को सुदूर संवेदन द्वारा संसूचन यानी कि डिटेक्ट कर अभिलेखन यानी रिकॉर्डिंग की जाती है एवं विवेचन यानी इंटरप्रिटेशन किया जाता है। विश्लेषणकर्ता अपनी रुचि के अनुसार किसी लक्षण यानी कि फीचर की सूचनाओं जैसे क्षेत्रफल, आकार, आकृति, यानी जो विश्लेषण करता है वह अपनी रुचि के अनुसार किसी लक्षण की सूचनाओं जैसे क्षेत्रफल, आकार, आकृति, उसका रंग, कलर यानी कि रंग यानी कलर, गठन यानी टेक्सचर एवं आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर का प्रयोग करने में सफल रहता है। सुदूर संवेदन आंकड़ों में निम्नलिखित दो तरह की सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं। कौन कौन सी सूचनाएं संग्रहित होती हैं? एक तो धरातलीय सूचनाएं यानी स्पेशियल इंफॉर्मेशन,
इन सूचनाओं का संबंध किसी वस्तु के लक्षणों से होता है। ठीक है, तलातलीय सूचनाओं का जो संबंध है वस्तु के लक्षणों से है, जिन्हें ऊपर बताया गया है। लक्षण कौन कौन से होते हैं उसके, जैसे आपका क्षेत्रफल, आकार, आकृति, रंग, गठन, आंतरिक संरचना, ये सब लक्षण हैं। इसके बाद दूसरी सूचना है स्पेक्ट्रल सूचनाएं। इन सूचनाओं में आभा यानी कि टोन, गठन यानी टेक्सचर, रंग यानी कलर व स्पेक्ट्रल संकेत यानी स्पेक्ट्रल सिग्नेचर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं ग्रहण की जाती हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम 0.3 से लेकर 16 माइक्रोमीटर क्षेत्र को दृश्य प्रकाश यानी विजुअल व अवरक्त प्रदेश या इंफ्रारेड कहा जाता है। इसे पुनः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो है स्पेक्ट्रल बैंड, इसका प्रसार 0.3 से लेकर के 3 माइक्रोमीटर तक होता है। इसे परावर्तन भाग यानी रिफ्लेक्टिव रीजन भी कहा जाता है। इस बैंड में संवेदक के माध्यम से जो विकिरण ऊर्जा का संसूचन होता है यानी डिटेक्ट होता है, वह सौर ऊर्जा के पृथ्वी के धरातल द्वारा परावर्तन से मिलता है। ठीक है, मध्यम बैंड यानी इंटरमीडिएट बैंड, इसका होता है 0.3 से लेकर 5.5 माइक्रोमीटर। प्रभाग में परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन एवं स्वतः उत्सर्जन यानी एमिशन दोनों ही होते हैं। इसके बाद है तापीय अवरक्त बैंड यानी थर्मल इंफ्रारेड बैंड। यह 8 से 14 माइक्रोमीटर तरंग दृश्य के बीच का भाग है। इस बैंड में सुदूर संवेदक को जो ऊर्जा मिलती है वह पृथ्वी के धरातल से तापीय उत्सर्जन से होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा की, जैसे कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को 2 भागों में बांटा गया है, तरंग और फोटान के बारे में बात की। इसके बाद विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा के बारे में बात की आपसे। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का संचरण बताया, जो सिनुसॉइडल इलेक्ट्रिक वेव्स और सिनुसॉइडल मैग्नेटिक वेव्स के रूप में है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको तरंग दैर्ध्य भी बताया। विद्युत चुंबकीय विकिरण की विशेषताएं बताई, जैसे तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, तरंग आवृत्ति यानी वेव फ्रीक्वेंसी, तरंग वेग यानी वेव वेलोसिटी। इसके बाद तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वेग में संबंध भी आपको बताया। वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, ये इसका संबंध होता है। ठीक है, इसके बाद विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्रोत बताए आपको। जो प्रमुख स्रोत है वो सूर्य है और सूर्य से निकलने वाले तापमान को हम केल्विन में मापते हैं, ये भी आपको बताया। ठीक है, इसके बाद विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की बात की, जिसे दृश्य स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। ठीक है, दृश्य स्पेक्ट्रम और आदर्श स्पेक्ट्रम में अंतर भी आपको बताया। यहाँ पे चित्र के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की। ठीक है, इसके अलावा ये भी बताया कि कितने से कितनी लंबाई वाले तरंग दैर्ध्य क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र कहेंगे, ये भी आपको बताया। इसके अलावा आपको तरंग दैर्ध्य के अनुसार इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, यानी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को, जिसमें प्राकृतिक तरंग दैर्ध्य और लघु तरंग दैर्ध्य के बारे में बताया। इसके साथ ही पृथ्वी के धरातल पर विकिरण ऊर्जा की अन्योन क्रिया भी आपको बताई। ठीक है, कि वह किस प्रकार अन्योन क्रिया होती है और पदार्थ के बदलने से यानी ठोस, द्रव और गैसीय फॉर्म में बदलने से उसकी बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, ये सब आपको बताया। गहनता, प्रसार, ध्रुवीकरण, ये किसी वस्तु का लक्षण है, वस्तु का लक्षण। ठीक है, ये वस्तु के लक्षण के अंतर्गत आते हैं सभी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें बताइए आपको। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।